हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आरपी सिंह आप सभी के सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या कि हमारे माध्यम से एक अभी कोर्स लॉन्च किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि लॉन्च किया गया है कोर्स जिसका नाम है फर्स्ट बीपीएससी। इस फर्स्ट बीपीएससी कोर्स में आप बिहार पीएससी से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको आप कंप्लीटली तरीके से पढ़ेंगे, जिसमें कि कंप्लीट कोर्स होगा। और याद रखें कि कंप्लीट कोर्स दोनों मीडियम में है। आप इसे हिंदी मीडियम में भी ले सकते हैं और इंग्लिश मीडियम में भी ले सकते हैं। इसी के साथ लॉन्च जो किया गया है, हमने यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बहुत दिमाग में रखी है कि जब हम इसे लॉन्च करें तो हमारा जो मेन टारगेट है, हमने जो डील किया है, पहला कि एक डेडिकेटेड टीम हमारे पास है उसके माध्यम से, और डेडिकेटेड फैकल्टीज़। यहाँ डेडिकेटेड फैकल्टी से क्या मतलब है, यहाँ जितने भी फैकल्टीज़ आपको फर्स्ट बीपीएससी के माध्यम से जो बीपीएससी की आपको कंप्लीट तैयारी कराएंगे, जिसमें कि कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा। याद रखें कि हमारी डेडिकेटेड फैकल्टी का मतलब है कि जितने भी फैकल्टीज़ हैं उनको कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस यूपीएससी और बिहार पीएससी का है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा नाम डॉक्टर आरपी सिंह है, और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारा एक्सपीरियंस लगभग 11 से 12 साल का हमारा एक्सपीरियंस है, जिसमें कि हम क्वालिफाइड हैं हम नीट क्वालिफाइड हैं, और हम कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में एज अ डॉक्टर के रूप में काम कर चुके हैं। सब्जेक्ट हमारे हैं जनरल साइंस और साइंस टेक। हम आपको जनरल साइंस और साइंस टेक से संबंधित जितनी भी जानकारी होगी मेंस लेवल पे हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लें कि हमारे माध्यम से जब आपको तैयारी कराई जाएगी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप केवल और केवल स्टार्टिंग से ही बीपीएससी जब प्रिपेयर करें, अगर केवल हम बात करें जनरल साइंस और साइंस टेक की, तो आपको एनसीईआरटी को फोकस कर चलना है। मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझिएगा। इसका कारण क्या है कि हम पिछले 10 से 15 साल के क्वेश्चन पेपर अभी आपके लिए हमने लॉन्च किया है, और प्लेटफॉर्म क्या है, आरपी वर्ल्ड आईएसपीसीएस इंस्टीट्यूट के माध्यम से हमने, ये हमारा संस्था है, इसमें आप देख सकते हैं हमारे द्वारा जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट डिटेल तरीके के आपको वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखे, जिसमें हमने क्वेश्चन को बताते समय यह भी ध्यान रखा है कि किसी क्वेश्चन में अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड आता है या कोई एक ऐसा वर्ड है जो आपके सब्जेक्ट से डायरेक्टली संबंध नहीं रखता, इनडायरेक्टली रूप में जुड़ा हुआ है, तो उन वर्ड्स को हमने अलग से एक्सप्लेन किया, और उसी के साथ जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस को हमने फुली डिटेल किया। हमने इस फिलॉसफी पर काम नहीं किया है, और ना ही हम करते हैं, और ना हम कराना चाहते हैं। कारण हम चाहते हैं, इसलिए हमने स्पेशली फर्स्ट बीपीएससी लॉन्च किया है कि आप फर्स्ट बार में से यूज़ करें और पूरा इसका प्रॉफिट लें। और इसीलिए हमने यहाँ डेडिकेटेड टीम आपके सामने मेंशन किया है, डेडिकेटेड टीम और फैकल्टी। कारण आपके लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्क किया जाएगा और इसका प्रॉफिट डायरेक्टली ले सकते हैं। हमारा टारगेट रहेगा कि जो भी बच्चा इसमें इन्वॉल्व हो, कम से कम उसका एक ही बार में अटेम्प्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो आप डेडिकेटेड टीम का मतलब यही है कि आपके सामने जो टीम होगी वो फुल एक्सपीरियंस्ड होगी और आपके साथ रूबरू होगी। किसके माध्यम से? अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से। एक बात को ध्यान रखें, जब भी आप क्वेश्चन करें हमारे माध्यम से, आरपी वर्ल्ड में जैसे हमने बताया कि क्वेश्चन बताए जा चुके हैं, जिसमें कि आप 52 से और 66 तक के बिहार पीएससी में जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन है वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस हमने 1 बाय 1 आपके सामने रखे। आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं, और आपको देखना भी चाहिए, जिसके माध्यम से आप ये पता कर सकते हैं कि प्रिपरेशन किस माध्यम से की जाती है, किस तरीके से की जाती है। कारण क्या है कि आप बहुत सी बुक्स को वेरी करते हैं, बहुत सी बुक्स पढ़ते हैं। हमारा मानना है कि एक ही बुक पढ़ें और बहुत तरीके से पढ़ें और कई बार पढ़ें। ऐसा करने से जब आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, एक ही बुक से कई बार पढ़ते हैं, और ये तो बहुत पुरानी बात है। ये बहुत पुरानी बात क्यों है? बिकॉज एनसीईआरटी को हम हमेशा डील करते आए हैं, और एनसीईआरटी से ही आपका पेपर बनता है। आप एनसीईआरटी बुक को बहुत थोरली नहीं पढ़ेंगे, जैसा कि सभी का मानना है कि थोरली पढ़ना चाहिए। हमने कहा कि डीपेस्ट पढ़ना चाहिए, और हम अपनी साइड से पूरी कोशिश ये करेंगे कि आप बुक की तरफ ना जाएं। हम आपको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर दें कि आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, और संबंधित जितनी जानकारी है आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन के माध्यम से हमने यहाँ दी है, तो आप उसको देख सकते हैं। आज हम जनरल साइंस के साथ डील करेंगे। एज आई हैव मेंशन द जनरल साइंस एंड द साइंस टेक, आई विल डील विद यू स्पेशली फॉर द बिहार पीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। लेकिन ध्यान रखेंगे कि जब हम डील करेंगे किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी टॉपिक या किसी चैप्टर को, तो आप अपने ब्रेन को बिल्कुल एनसीईआरटी की तरफ फोकस करेंगे। बिकॉज हमने जो 10 से 15 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं, उसमें हमने एक ही चीज़ को देखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार में एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का एक ही रास्ता है कि आप पढ़ें और पढ़ें और बस पढ़ें।
इसका कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। और पढ़ने के लिए भी सामग्री मीन्स जो आपके पास बुक का जो अपना लिस्ट होता है उसमें आप बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट करते हैं या फिर आप मिसगाइडेड होते हैं, तो इसके लिए भी हम आपको साथ में 1 बाय 1 जैसे जैसे आपके ऑप्शंस रहेंगे, जैसे जैसे आपकी वेरी रहेगी, उसके माध्यम से हम आपको सॉल्यूशन इसका देंगे भी। कोशिश ये करेंगे कि आपको पहले दिन से किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, और समाधान होगा तो आपके क्वेश्चन की क्वेरी बहुत कम होगी। और अभी तक तो यही रहा है कि जैसा कि हमने बताया कि 12 साल से हम पढ़ा रहे हैं पीएससी, और कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे, जैसे कि हम नीट क्वालिफाइड हैं और बहुत से बच्चों को नीट क्वालिफाइड करा चुके हैं। हमारे माध्यम से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी डॉक्टर लेवल पर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, और उसी के साथ डीएम और आईएएस और कलेक्टर की उपाधि पर इस पर्टिकुलर बेसिकली डिपार्टमेंट में वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। बहुत से हमने लाखों स्टूडेंट्स पढ़ा दिए, और कई सौ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी काम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमने इसलिए फर्स्ट पीपीएससी लॉन्च किया कि आप इसको कंप्लीट तरीके से समझें, और हमारी 12 साल की एक्सपीरियंस और भी जो टीचर्स हैं, जैसे हमने डेडिकेटेड फैकल्टी का मतलब ही हम बार बार आपको यही समझाना चाहते हैं कि बहुत बहुत उम्दा और बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ के साथ जो है हम मार्केट में उतरे हैं, और हम चाहते हैं कि आप इसका पूरा फ़ायदा लें। आज अपने जनरल साइंस के एक चैप्टर के साथ डील करेंगे। क्यों? बिकॉज जो पिछली बार में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उन क्वेश्चन में हमने पाया कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीट तरीके से उनमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसका अगर आप बाकायदा इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप जो है हमारा आरपी वर्ल्ड आईएसपीसीएस का जो हमने प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसको ले सकते हैं, और आप जानेंगे कि किस तरीके से पढ़ने की स्ट्रैटेजी होती है। तो अभी हम देखें कि हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है। 2 बातों को याद रखिएगा, जब भी आप पढ़ें तो एक चैप्टर में आपको बाउंड नहीं होना है। बाउंड होने का क्या मतलब है कि यदि आपके दिमाग में मान लीजिए आप ग्लैंड चैप्टर पढ़ते हैं तो ग्लैंड से क्वेश्चन फिक्स्ड है कि आना है, लेकिन गौर कीजिएगा जब ग्लैंड से आपसे क्वेश्चन पूछता है तो ग्लैंड के साथ साथ में वो न्यूट्रिशन से भी क्वेश्चन पूछता है। आप इस बात पर गौर कीजिएगा, रट्टाफिकेशन प्रोसेस से नहीं पूछ रहा है, स्मार्ट स्टडी से आपसे पूछ रहा है। स्मार्ट स्टडी और बहुत ज़्यादा पढ़ना जो है दोनों में बहुत डिफरेंस है। हम आपको स्मार्ट स्टडी के माध्यम से पढ़ाएंगे और आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन जब डील किए जाते हैं तो बहुत आसानी से उन्हें सॉल्व किया कैसे जाता है। देखिए, हम अपना जो आज चैप्टर लेने वाले हैं वो चैप्टर आपका हर बार रिपीट वहाँ से क्वेश्चन है। आप चाहे मेंस की बात करें बीपीएससी में या आप प्रीलिम्स की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खूब ध्यान से देखें और खूब तरीके से पढ़ें। एनसीईआरटी से हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, लेकिन एनसीईआरटी के साथ में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 10 से 15 साल में, वहाँ से भी हम सारी चीज़ें उठाकर अपने जो है इस चैप्टर में ऐड करेंगे। तो आप बड़े फोकस तरीके से पढ़ें, आपको बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टली समझ में आएंगी। क्या करें, चैप्टर का टॉपिक ले लीजिए अपने आप में क्या है। दिस वन इज़ अ डाइजेशन। सुनने में बहुत आसान लगता है और वास्तव में है भी बहुत आसान, लेकिन आप याद रखेंगे कि जब भी हमने कभी डाइजेशन पढ़ा, जैसे आपने कभी डाइजेशन पढ़ा ही होगा, नेचुरल सी बात है कि 10th 12th क्वालिफाई और ग्रेजुएट होने के बाद या बीपीएससी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो डाइजेशन जब आपने 9th 10th में पढ़ा होगा, स्पेशली इन 10th क्लास, तो आपने पाया होगा कि डाइजेशन जहाँ जहाँ होता है, जहाँ भी आप डाइजेशन के साथ डील करते हैं तो आप एक और वर्ड के साथ डील कर लेते हैं जिसका नाम है न्यूट्रिशन। जिसका नाम है न्यूट्रिशन। आप न्यूट्रिशन के साथ भी डील करते हैं। न्यूट्रिशन के साथ जब आप डील करते हैं तो आपको मजबूरन डील करना पड़ता है किसी एक और टॉपिक के साथ जिसका नाम है न्यूट्रिएंट। आप किसके साथ डील करते हैं? न्यूट्रिएंट। सो विल हैव टू मेक द कोरिलेशन बिटवीन दीज ऑल द वर्ड्स, तभी आप इजीली जो है प्रीलिम्स और मेंस में क्वालिफाई हो सकते हैं। अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। हम चाहेंगे कि बहुत आसान तरीके से आप हर बात को समझें। डाइजेशन क्या है? डाइजेशन डायरेक्टली कोरिलेट करता है। Digestion is directly correlated with some words, and we have some words. The word is nutrition and the nutrient. What is the difference between nutrition and the nutrient? Nutrition क्या है और nutrients क्या है? न्यूट्रिएंट से आपको न्यूट्रिशन मिलता है। और याद रखें, जो पूरा फिनोमेना आप करते हैं, ये कंप्लीट जो प्रोसेस की जाती है, यह कंप्लीट प्रोसेस केवल एक नीड के लिए की जाती है। किसके लिए करेंगे आप? केवल एक नीड के लिए करेंगे। और याद रखें, ये नीड कैसी है? इस नीड का मतलब है एनर्जी। आप केवल और केवल एनर्जी के लिए डाइजेशन प्रोसेस करेंगे, लेकिन एनर्जी आपको तभी मिलेगी जब आप किसी न्यूट्रिएंट को लेंगे। आप कोई न्यूट्रिएंट लेंगे, आप कुछ खाएंगे, आप कुछ ईट करेंगे, तो उसके बाद ही आपको क्या मिलेगी? आपको एनर्जी मिलेगी। दूसरी बात समझ लें, जैसे ही आपको एनर्जी मिलती है तो इसका मतलब आपको न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। याद रखें, न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। पहले आप न्यूट्रिएंट लेते हैं, उसके बाद न्यूट्रिशन मिलता है, और उस न्यूट्रिशन के माध्यम से आपको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। इस एनर्जी का यूज़ हम किस लिए करते हैं?
इस एनर्जी का यूज़ हम डायरेक्टली किसके लिए करते हैं, वर्क के लिए करते हैं। और फिजिक्स भी हमें बताती है कि जब आप वर्क के साथ डील करते हैं तो आप डायरेक्टली एनर्जी के साथ ही डील करते हैं। फिजिक्स भी हमें यह बताती है कि जब आप वर्क के साथ डील करते हैं तो वर्क में आप क्या लिखते हैं, जूल। आप याद रखें, जब भी आपसे यूनिट पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क, मींस जूल है। कभी भी आप जूल के साथ बात करते हैं तो डाइजेशन के साथ ही बात करते हैं। बिकॉज न्यूट्रिशन अगर आपको चाहिए तो आपको न्यूट्रिएंट्स लेने पड़ेंगे और न्यूट्रिएंट्स की अपनी एक अलग क्लासिफिकेशन है। सेकंड बात को हमारी समझिएगा, न्यूट्रिशन से आप क्या समझते हैं। न्यूट्रिशन मीन्स इट इज अ प्रोसेस which is correlated and which is completely bind with the two words, and two words we have। हमारे पास कौन से दो वर्ड्स हैं, एक कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट वन इज अ कॉम्प्लेक्स मटेरियल, ध्यान से समझते रहें, कॉम्प्लेक्स मटेरियल, एंड सेकेंड वन इज सिंपल मटेरियल। कॉम्प्लेक्स मटेरियल एंड सिंपल मटेरियल। आप बात को समझिएगा कि इस कॉम्प्लेक्स और सिंपल मटेरियल में क्या डिफरेंस होता है। कॉम्प्लेक्स से जब आप सिंपल मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं, किसे आप कन्वर्ट करेंगे, याद रखें आप न्यूट्रिएंट्स को आप कन्वर्ट करेंगे। कॉम्प्लेक्स से आप किस में कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल में कन्वर्ट कर देंगे, किसे, मटेरियल। और ये मटेरियल कौन है, याद रखें यह मटेरियल फूड है। तो आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि जब कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपल फूड मटेरियल में, तो इसका मतलब आप डाइजेशन कर चुके हैं। डाइजेशन जैसे ही आप करेंगे तो आपको न्यूट्रिशन मिलेगा, और जैसे ही आप न्यूट्रिशन करेंगे आपको एनर्जी मिलेगी। एनर्जी में जब आपको मिलेगी तो यू विल यूज ऑफ दिस वन एनर्जी फॉर डूइंग सम वर्क। आप कुछ काम करेंगे तो उसकी नीड होती है एनर्जी। आप मेरी बात को समझते रहें, बहुत तरीके से आपको बात समझ में आने वाली है। जब हम बात करते हैं व्हेन वी डील स्पेशली दिस वन वर्ड, इन द वर्ड यू हैव द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स स्पेशली इन द डाइजेशन। आप इस बात को समझिएगा कि जब हम कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स का मीनिंग क्या है, और जब हम बात करते हैं सिंपल की तो सिंपल का मीनिंग क्या होगा। देखिए यहां कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है। कॉम्प्लेक्स मीन्स यू हैव सम मटेरियल और द न्यूट्रिएंट विच इज इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। बात समझे कि जब हमारे पास ग्लूकोज होगा, जब हमारे पास ग्लूकोज होगा, व्हेन वी हैव इम्यूनो एसिड ऑल्सो, and we have fatty acid also, and we have glycerol also। आपके पास कुछ न्यूट्रिएंट हैं, and these are the nutrients you have। आपके पास ग्लूकोज है, आपके पास इम्यूनो एसिड है, आपके पास फैटी एसिड है, और आपके पास ग्लूकोज भी है। लेकिन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, आप जब इस फॉर्म को कन्वर्ट कर देते हैं, आप जब इस फॉर्म को कन्वर्ट कर देते हैं, किस में, आप कन्वर्ट कर देंगे कुछ बड़े फॉर्म में। जैसे मान लीजिए आप कन्वर्ट कर दें कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। अभी आप ओवरऑल ले रहे हैं, इस चैप्टर को बाहर से समझ रहे हैं, अभी हम इसमें अंदर की ओर एंटर नहीं किए हैं। उसका एक स्ट्रैटेजी होती है, उसको जानने की एक तरीका होता है। डायरेक्टली आप डायरेक्ट वर्ड को नहीं समझ सकते हैं, उसके लिए पहले नॉर्मल नॉलेज आपको लेवल चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, और आप इसे कन्वर्ट करेंगे प्रोटीन, और आप इसे कन्वर्ट करेंगे फैट। बात समझते हैं। तो कोई भी आपके पास कोई सिंपल, ये क्या है आपके पास सिंपल, ये आपके पास है सिंपल न्यूट्रिएंट्स, ये आपके पास सिंपल न्यूट्रिएंट्स हैं। और आप अगर कन्वर्ट करते हैं सिंपल को किस में, कॉम्प्लेक्स में करते हैं, किस में करते हैं, कॉम्प्लेक्स में करते हैं। और कभी आप कॉम्प्लेक्स को कन्वर्ट करते हैं सिंपल में, तो दोनों प्रोसेस यू हैव, you have the both type of the process। फर्स्ट इज सिंपल से आप कॉम्प्लेक्स में करेंगे और कॉम्प्लेक्स से आप सिंपल में करेंगे। लेकिन डाइजेशन क्या इंडिकेट करता है कि जब आप कॉम्प्लेक्स से सिंपल में करते हैं तभी आप कहते हैं कि हम डाइजेशन कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, डाइजेशन। तो कभी जैसे मान लीजिए आप फूड खाते हैं, आप कोई जंक फूड खा रहे हैं, आप चपाती खा रहे हैं, आप कोई वेजिटेबल खा रहे हैं, या आप दाल पल्सेस खा रहे हैं, तो आप कुछ भी खाएं तो डायरेक्टली आप उसे लिक्विड फॉर्म में नहीं खा सकते। खाने का मतलब कि दाल को आप लिक्विड फॉर्म में पानी पी सकते हैं, लेकिन उसका पानी भी अपने आप में कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। और कॉम्प्लेक्स होने का मतलब है कि वह किस फॉर्म में होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट फॉर्म में होगा। और यही जब ब्रेक डाउन हो जाते हैं किस में, ग्लूकोज में, इम्यूनो एसिड में, और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, तो आप कहते हैं कि आप कॉम्प्लेक्स मटेरियल फूड या कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को आप सिंपल फूड मटेरियल में ब्रेक डाउन कर देते हैं। यही आपके पास न्यूट्रिएंट है, इसी प्रोसेस को आप डाइजेशन कहते हैं। इट इज वेरी इजी। लेकिन जब एग्जैक्टली एनसीईआरटी आपसे पूछती है तो क्या कहती है, एनसीईआरटी का प्रोसेस है कि डाइजेशन इज अ प्रोसेस, डाइजेशन इज अ प्रोसेस। डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम केटाबॉलिक करते हैं, केटाबॉलिक रिएक्शन करते हैं, इन विच वी डू द केटाबॉलिक रिएक्शन। अब ये केटाबॉलिक रिएक्शन क्या हो जाती है, इसलिए पहले की चीज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
बात समझें। और कैटाबॉलिक रिएक्शन आप क्यों करते हैं, जैसे हमने कहा कि इसकी केवल एक ही नीड है, और नीड क्या है, केवल और केवल एनर्जी को स्टोर करना, एक्सेप्ट करना। अब बात समझिए, अगर आपके पास कोई भी न्यूट्रिएंट है, तो आप न्यूट्रिशन को डायरेक्ट यहां समझ रहे हैं, अगर आपके पास कोई भी न्यूट्रिशन है और उस न्यूट्रिशन का आप ब्रेक कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसे आप ब्रेक डाउन कर दें, और ब्रेक डाउन करने के बाद आप अपनी बॉडी में अगर उसे स्टोर कर लेते हैं, तो ये अपने आप में कंप्लीट एक डाइजेशन प्रोसेस हो जाता है। क्यों? बिकॉज जब हम बात करते हैं बॉडी के अंदर होने वाली मेटाबॉलिज्म प्रोसेस की, तो उसमें एनाबॉलिक और केटाबॉलिक दोनों होते हैं। उसमें एनाबॉलिक और केटाबॉलिक दोनों प्रोसीजर होते हैं, लेकिन केटाबॉलिक के साथ जब हम डील करते हैं तो बात करते हैं किसके साथ, डाइजेशन के बाद। एनाबॉलिक इसमें नहीं होता है, आप याद रखेंगे। देखें, न्यूट्रिशन आपके पास क्या है, मान लीजिए आपके पास है कार्बोहाइड्रेट, और होता भी आपके पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जब आपके पास कार्बोहाइड्रेट होगा तो ब्रेक किस में होगा, तो आप उसे कहेंगे ये ब्रेक हो जाता है ग्लूकोज में, ग्लूकोज में होता है। और ये ग्लूकोज में जाकर आपका क्या होगा, या कह दे कि ग्लूकोज में ये स्टोर हो जाता है, ग्लूकोज में स्टोर हो जाता है। ये ग्लाइकोजन फॉर्म में भी स्टोर होता है। और अगर आपके पास मान लीजिए प्रोटीन है, तो प्रोटीन किस में, आप कहेंगे कि पेप्टोन्स, आप कहेंगे पेप्टोन्स, पेप्टोन्स में ब्रेक होता है, लेकिन आप कहेंगे कि एमिनो एसिड, एमिनो एसिड की फॉर्म में यह हमारी बॉडी में स्टोर होता है। लेकिन अगर आप बात करेंगे फैट की, तो फैट जब डाइजेस्ट करेगा या कहते ब्रेक करेगा, मींस केटाबॉलिक करेगा, केटाबॉलिक मतलब सीधे कहेंगे कि ब्रेक करेगा। तो जब ब्रेक करता है फैट, तो किस में ब्रेक होगा, तो आप कहेंगे फैटी एसिड, आप कहेंगे फैटी एसिड। और फैटी एसिड जब बॉडी में स्टोर होता है तो किस फॉर्म में होता है, तो आप कहेंगे ग्लिसरॉल। वास्तव में यही डाइजेशन है, इसी को आपको समझना है। दिस वन इज अ कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस। फिर समझ लें, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज फॉर्म में स्टोर करेंगे, और प्रोटीन आप इम्यूनो एसिड में स्टोर करेंगे, और फैट आप ग्लिसरॉल में स्टोर करेंगे। लेकिन जब इनको ब्रेक करना होगा तो हम इस फॉर्म में इसे ब्रेक करते हैं, ग्लूकोज और पेप्टोन्स और फैटी एसिड। तो हम देखेंगे कि पेप्टोन्स, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स ये सब क्या होते हैं, यही तो डाइजेशन है। आगे बात समझ लें, इसने आपसे एक वर्ड कहा जिसका नाम है कैटाबॉलिक प्रोसेस। अब ये कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या है, देखें, जब हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की, यहां सब न्यूट्रिशन को ही पहले समझना होगा। जब हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे आप, मेटाबॉलिज्म की। सो मेटाबॉलिज्म इज अ प्रोसीजर इन विच हैज द टू टाइप ऑफ द प्रोसेस। इसके पास दो प्रोसीजर और होते हैं, जिसमें हम एनाबॉलिक और इसी के साथ हम ऐड करते हैं कैटाबॉलिक। क्या ऐड करेंगे, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। जब ये दो प्रोसीजर ऐड हो जाते हैं तो हम मेटाबॉलिक प्रोसेस में होते हैं। याद रखें, डाइजेशन में मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकता है। डाइजेशन मेटाबॉलिज्म का एक पार्ट है। आप क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म क्या है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक को जब ऐड कर देंगे तो मेटाबॉलिज्म बनेगा। लेकिन एनाबॉलिक का मतलब क्या है, एनाबॉलिक मींस ऐड एंड कैटाबॉलिक मींस कट। आप इसे कट कह दें या इसे आप ब्रेक कह दें, किसी भी चीज को तोड़ देना, मींस कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट कर देना। वही बात आ जाती है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट कर देंगे तो आप डाइजेशन ही करेंगे, यही डाइजेशन है। और कैटाबॉलिक कट करता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि कैटाबॉलिक का मतलब क्या है और एनाबॉलिक का मतलब क्या है। एनाबॉलिक का मतलब होगा ऐड करना। जब आप ऐड करेंगे तो आप कंस्ट्रक्टिव में होंगे। कंस्ट्रक्टिव मीन्स किसी चीज को निर्माण करना, उसका फॉर्मेशन करना। तो आप कहेंगे यहाँ पर क्या होगा कि आप यहाँ पर सिंपल से कन्वर्ट हो जाते हैं, किस में, आप कहेंगे यहाँ कॉम्प्लेक्स, आप कहेंगे कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल मटेरियल व्हेन कन्वर्ट इन कॉम्प्लेक्स, दिस इज कॉल्ड द एनाबॉलिक प्रोसेस। सेकंड में आप देख लें, जब कट या ब्रेक डाउन करेंगे तो आप उल्टा करेंगे, कॉम्प्लेक्स मटेरियल विल कन्वर्ट इन द सिंपल मटेरियल। मेरी बात समझ पा रहे हैं, ये बहुत आसान है कि सिंपल से जब कॉम्प्लेक्स बना देंगे तो ऐड करेंगे, और जब बात करेंगे कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तो हम कैटाबॉलिक करेंगे। तो आपसे पूछा गया कि मेटाबॉलिज्म होता है या एनाबॉलिज्म होता है या कैटाबॉलिज्म होता है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मेटाबॉलिक है, एनाबॉलिक है कि कैटाबॉलिक है, कौन, डाइजेशन। तो आप सीधे तौर पर करेंगे कि एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर डाइजेशन इसका एक पार्ट है। तो एक दूसरा क्वेश्चन है, जैसे जैसे हम बता रहे हैं कि बाकायदा 15 साल में पूछे गए क्वेश्चन का एक निचोड़ है, ये 15 साल में पूछे गए क्वेश्चन का निचोड़ है, डायरेक्टली आपसे इसी भाषा में, इसी लैंग्वेज में और इन्हीं ऑप्शन को देकर आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप याद रखिएगा कि आप रटिफिकेशन से नहीं चलना है, पैरेट नहीं बनना आपने, आपको स्मार्ट स्टडी के आधार पर चलना है। देखें कि मेटाबॉलिज्म क्या है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक देख लेंगे। यहाँ कैटाबॉलिक की बात होती है किसमें, केवल और केवल डाइजेशन प्रोसेस में। एक बात समझें कि अगर आपसे कहा गया है कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करें तो ये क्या हो रहा है,
और अगर हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट टू व्हाट काइंड ऑफ द प्रोसेस इज हैपनिंग स्पेशली इन द केटाबॉलिक प्रोसेस। इस बात को समझ लें। देखें, हम जब बात करते हैं न्यूट्रिशन की, बहुत ध्यान से समझने की बात है, जब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन में हमारे पास मोस्टली कौन कौन टाइप के न्यूट्रिएंट होते हैं जिनसे हमें न्यूट्रिशन मिलता है। तो हम कहेंगे कि हमारे पास होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ऐसा है, और हमारे पास क्या होता है, और हमारे पास होता है प्रोटीन, और हमारे पास है प्रोटीन, और हमारे पास होता है फैट। ये हम जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, 8th क्लास तक हुआ है ऐसा। हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होते हैं। लेकिन याद रखें कि न्यूट्रिशन में जब बात होती है आपकी कॉम्प्लेक्स टू सिंपल और सिंपल से कॉम्प्लेक्स में कन्वर्जन करने की, बदलाव करने की, चेंज करने की, तो याद रखिए कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इसी के साथ और भी लिख सकते हैं आप मिनरल, और आप बढ़ा सकते हैं विटामिन, और भी बढ़ा सकते हैं वाटर। आप H2O लिख लें या वाटर लिख लें, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है। बात समझ में आती है? तो आप क्या करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट को आप स्मॉलेस्ट यूनिट में तोड़ दीजिए। कार्बोहाइड्रेट को जब आप स्मॉलेस्ट यूनिट में तोड़ देते हैं तो आप उसे क्या कहेंगे कि आपने कोई चीज ब्रेक की है। ब्रेक करने का मतलब आपने केटाबॉलिक प्रोसेस किया है। आप तोड़ दीजिए। मान लीजिए आपके पास कार्बोहाइड्रेट है, तो आप ये प्रोसीजर कौन सा कर रहे हैं, ये प्रोसीजर आप कर रहे हैं केटाबॉलिक। यहां लिख लें आप केटाबॉलिक प्रोसेस। केटाबॉलिक का मतलब क्या होगा, What is the actual meaning of catabolic means breakdown and cutting process। कार्बोहाइड्रेट को बहुत निचले स्तर तक तोड़ दीजिए। तो जब आप तोड़ते हैं तो आपके पास एक आता है जिसका नाम है ग्लूकोज। ग्लूकोज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। लेकिन अगर मेजर करना हो तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। क्यों गलत हो जाएगा? आपसे कहेगा कि सेक्राइड, तो सेक्राइड आपसे कहेगा आपको क्या करना है कि कार्बोहाइड्रेट की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो आप कहेंगे सेक्राइड है। लेकिन जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं वहां ग्लूकोज आता है। इस बात को ध्यान देंगे, अभी आपके सामने हम लिखेंगे, लेकिन अभी आप फोकस करके चलें। सेकंड आपके पास है प्रोटीन, और प्रोटीन को जब आप ब्रेक करते हैं तो किस में ब्रेक करते हैं, अभी आपके सामने लिखा भी था इमिनो एसिड। तो ये क्या है, इमिनो एसिड। ब्रेक डाउन होने के बाद इमिनो एसिड स्मॉलेस्ट यूनिट में टूट जाता है। जब हम बात करते हैं फैट की, तो हमारे पास क्या आएगा, फैटी एसिड। क्या होगा, फैटी एसिड हमारी बॉडी में ब्रेक हो जाता है। अगर मिनरल होगा तो मिनरल तो हमारे पास आप जानते ही हैं कि हमारे पास Mg होता है, हमारे पास कैल्शियम होता है, हमारे पास और क्या है, हमारे पास सोडियम है, हमारे पास पोटेशियम है, हमारे पास सल्फर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डाइजेशन। सल्फर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि बताए कौन सा टेस्ट है सल्फर का, तो आप कहेंगे टेस्टलेस। अभी आप जानते होंगे कि हमारी टंग पर केवल 4 टेस्ट होते हैं, जिसमें कि स्वीट, सार, सॉल्टी और बिटर है। लेकिन एक टेस्ट और भी है, आप कहेंगे कि टेस्टलेस। टेस्टलेस क्या है, जब आप जिंजर खाते हैं, गार्लिक खाते हैं, अनियन खाते हैं, तो उसमें सल्फर होता है और मुंह से जो स्मेल आती है वो सल्फर की ही आती है। तो क्वेश्चन आपको क्या कर सकता है, क्वेश्चन आपको डिसबैलेंस कर सकता है, क्वेश्चन गलत करने के लिए सफिशिएंट है। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। सल्फर भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल के रूप में आपके सामने रहेगा। विटामिन तो आप जानते ही हैं कि हमारे पास A, B, C, D, E और K, वी हैव दीज टाइप्स ऑफ द विटामिन्स। लेकिन कंपोनेंट्स भी हैं इसके, B1, B2, B3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, B17 मोर ऑल्सो वी हैव, लेकिन B12 तक आपको पढ़ना है। वाटर की बात करेंगे तो आप जानते हैं कि वाटर तो हमारी बॉडी में होता ही है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 2 अलग अलग एटम्स को मिलने के बाद ये अपने आप में कंपाउंड मॉलिक्यूल का निर्माण कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है। तो याद रखें, जब कार्बोहाइड्रेट को आप ब्रेक करेंगे तो ग्लूकोज में करेंगे, और जब प्रोटीन को करेंगे तो इमिनो एसिड में करेंगे, फैट को करेंगे तो फैटी एसिड में करेंगे, मिनरल को करेंगे तो मिनरल ऐसे ही रहेगा। और विटामिन तो अलग अलग हैं ही, और उसके साथ में आपके पास पानी भी है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चन भी साथ साथ में लेकर चल रहे हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपने अभी क्या किया, आपने अभी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल ब्रेक डाउन करने के बाद आप इसको कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल फूड मटेरियल में। दिस वन प्रोसेस इज कॉल्ड द केटाबॉलिक प्रोसेस। इसे ही हम केटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि एनर्जी बताएं। मान लीजिए अगर आपके पास एक ग्लूकोज, 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, तो आपको कितनी एनर्जी देगा। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है, आप क्वेश्चन पेपर उठाएं और देखें। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, आप कहेंगे 16 किलो जूल। कितने एनर्जी देगा, 16 किलो जूल। और बात करें अगर किसकी, इमिनो एसिड की, या प्रोटीन लिख सकते हैं, यहां पर आप प्रोटीन भी लिख सकते हैं, यहां प्रोटीन लिख सकते हैं। 1 प्रोटीन का क्या मॉलिक्यूल, अगर कहें 1 प्रोटीन का मॉलिक्यूल, तो आप कहेंगे 17 किलो जूल आपको एनर्जी देगा। और बात करें अगर फैटी एसिड की, अगर आप बात करते हैं फैटी एसिड की, तो 1 फैटी एसिड का मॉलिक्यूल इट गिव्स हाउ मच एनर्जी ऑफ यू, मैक्सिमम 37 किलो जूल एनर्जी।
बात में आती है। ये कंटेंट, ये वाला सेक्टर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 16 एंड 1 प्रोटीन या अमीनो एसिड मॉलिक्यूल 17 किलो जूल और 1 फैटी एसिड या फैटी एसिड मॉलिक्यूल तो 37 किलो जूल आपको मिलता है 1 मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में अगर आप करते हैं। इतनी बात हमें समझ में आती है। इसी के साथ आप देख लें कि जब आपने देखा केटाबॉलिक प्रोसेस, तो इसके साथ में आप एनाबॉलिक प्रोसेस को भी समझ लीजिए। एनाबॉलिक क्या है? एनाबॉलिक प्रोसेस में क्या होगा? एनाबॉलिक रिएक्शन है। एनाबॉलिक रिएक्शन होती है और इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं? इस रिएक्शन में हम रिवर्स करते हैं। रिवर्स क्या करेंगे? मान लीजिए आपके पास क्या है? ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर क्या बना लेते हैं? आप कहेंगे सर कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। क्या बना लेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स बना लेते हैं। ये बात समझ में आ रही है कि ग्लूकोज और ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलकर कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। लेकिन हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट की यूनिट ग्लूकोज है तो न्यूट्रिशन में, लेकिन सैकराइड भी लिखी जाती है। इसके बारे में अभी हम डील करने वाले, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बात करेंगे आप इम्यूनो एसिड, आप कहें कि एमिनो एसिड जब आपस में ऐड हो जाते हैं तो प्रोटीन बनाते हैं, और प्रोटीन क्या है? कॉम्प्लेक्स है। ये क्या है? सिंपल है। अगर आपसे पूछा जाए कि फैटी एसिड है सर हमारे पास, वी हैव जस्ट ओनली फैटी एसिड एंड वी आर गोइंग टू बी मर्ज ऑफ बोथ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स ऐड कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या मिलेगा? आपको फैट मिलेगा। तो हम क्या कहेंगे? दिस वन इज एंड दिस वन इज, व्हाट इज द नेम? एंड द नेम इज, दिस वन इज सिंपल, दिस वन इज सिंपल फूड मटेरियल and this one is complex food and material। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि जब आप सिंपलेस्ट फूड मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स में, तो आप एनाबॉलिक में होते हैं। लेकिन उल्टा कर दें, जब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जब कन्वर्ट कर देते हैं आप किसमें? सिंपल फूड मटेरियल में, तो उसे आप केटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। इन दो प्रोसेस के मिलने से हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, ना कि केटाबॉलिक होता है। तो क्वेश्चन को दिमाग में रख लें। अगर मेटाबॉलिज्म कहा गया है तो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म तो होता है, जिसमें कि हमारे पास एनाबॉलिक और केटाबॉलिक तो है। लेकिन अगर केवल डाइजेशन पूछा गया है तो वी हैव जस्ट ओनली केटाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस ये अलग है, आप इसे रेस्पिरेशन प्रोसेस के रूप में जानते हैं और हम इसे अभी डील नहीं कर रहे हैं, तो इसको अलग हटा देंगे। गॉट द पॉइंट? आगे बढ़े, यहां तक आपको क्लियर होगा। तो अभी तक हमने क्या देखा कि न्यूट्रिशन प्रोसेस में हमारे पास अलग अलग चीजें हैं, लेकिन एक पॉइंट जहां से करीब 5 से 6 साल में रिपीटिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सैकराइड से क्वेश्चन पूछा गया है, उसको आप सही से समझ लें। मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए आप न्यूट्रिशन की बात करते हैं, आप अगर न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन में आपके पास क्या है? एक आपके पास होगा मोनोसेक्राइड और एक आपके पास होता है डाइसेक्राइड, या आप इसे ओलिगो भी कह सकते हैं, ओलिगोसेक्राइड, आप इसे ओलिगोसेक्राइड भी कह सकते हैं। और एक आपके पास होता है, वन मोर यू हैव, दिस इज अ पॉलीसेक्राइड। तो डिफरेंस क्या है? अभी आपसे क्या हमने कहा था कि कार्बोहाइड्रेट की यूनिट न्यूट्रिशन के रूप में जब देखते हैं तो ग्लूकोज होता है, लेकिन जब हमें मेजर करना होता है कि एक पर्टिकुलर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कितना एनर्जी दे रहा है, तो सैकराइड में आप मेजर करेंगे। तो याद रखेंगे, न्यूट्रिशन में जब बात करते हैं एनर्जी के लेवल पर तो ग्लूकोज होता है, लेकिन ग्लूकोज के अकॉर्डिंग या कार्बोहाइड्रेट के अकॉर्डिंग जितनी एनर्जी मिलती है तो हम डील करते हैं सैकराइड के फॉर्म में। तो याद रखेंगे क्या है सैकराइड, क्या है, व्हाट इज सैकराइड? सैकराइड एक यूनिट है, सैकराइड एक यूनिट है और किसकी? एनर्जी की। किसकी? एनर्जी की। और एनर्जी आपको केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट रूप में मिलती तो है ही, आप ये जानते हैं। एनर्जी आपको कार्बोहाइड्रेट से भी मिलती है, प्रोटीन, फैट से भी मिलती है, सबसे ज़्यादा इन्हीं से मिलती है आपको। बात याद रखें। अभी हम मोनोसैकराइड के बारे में समझ लें। मोनोसैकराइड में आपके पास क्या है? हमारे पास 3 तरीके के, वी हैव 3 टाइप ऑफ द मोनोसैकराइड्स लाइक ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड द फ्रक्टोज। याद रखेंगे, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। आप नाम को बहुत दिमाग में रखना है, नाम आपको फॉरगेट नहीं कर रहे हैं कि मोनोसैकराइड मींस 1 मॉलिक्यूल या 1 सैकराइड ओनली। 1 सैकराइड ग्लूकोज, 1 सैकराइड गैलेक्टोज, 1 सैकराइड फ्रक्टोज। तो ये अलग अलग सैकराइड्स हैं, एक एक की बात की गई है, तीनों आप ऐड नहीं करेंगे तो नहीं तो आपका ये मोनोसैकराइड नहीं रहेगा। मोनोसैकराइड मींस 1 टाइप ऑफ द सैकराइड, तो या तो ग्लूकोज है या गैलेक्टोज है या फ्रक्टोज की बात की गई है। लेकिन जब बात करेंगे आप डाइसैकराइड्स की, तो डाइसैकराइड्स में आपके पास होता है कौन? माल्टोज, सुक्रोज और आपके पास होगा लैक्टोज।
बात समझ पा रहे हैं? ये ब्रेक डाउन करेंगे हम अपनी बॉडी में, याद रखिएगा इन सब का ब्रेक डाउन होगा, माल्टोज का भी होगा, सुक्रोज का भी होगा, लेक्टोज का भी होगा, क्योंकि कभी आप गन्ने का रस खा लेंगे, गन्ने का रस पी लेते हैं, गन्ना खा लेते हैं, कभी माल्टोज मतलब बीज वाली जैसे ड्राई फ्रूट्स खा लेते हैं, वहाँ माल्टोज शुगर मिलती है। और लेक्टोज, जब आप लेक्टोज की बात करते हो तो आप मिल्क के प्रोडक्ट खाते हैं तो वहाँ आपको लेक्टोज शुगर मिलती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, 64 बिहार पीएससी के प्रीलिम्स क्वेश्चन में देखेंगे लेक्टोज शुगर पर एक क्वेश्चन आया है, तो इसलिए हमने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलीसेक्राइड का मतलब क्या होगा? हम पॉलीसेक्राइड की जब बात करते हैं तो सेल्यूलोज की बात करते हैं, और सेल्यूलोज कहाँ होगा? आप कहेंगे प्लांट की सेल वॉल पर होता है। ये हम एक एक कर डील करेंगे, आप परी ना हो, आप देख लें कि क्या क्या चीज़ कैसे डील की जाती है। सेल्यूलोज होगा, और भी आप कह सकते हैं स्टार्च। स्टार्च क्या है? स्टार्च प्लांट का स्टोर्ड फूड है। स्टार्च प्लांट का स्टोर्ड फूड होता है, मीन्स प्लांट को जब अपनी एनर्जी स्टोर करनी होती है तो स्टार्च की फॉर्म में करता है। लेकिन हम स्टार्च को ब्रेक डाउन करते हैं, आप चावल खाते हैं, राइस खाते हैं आप, या कहें कि आप और भी कुछ चीज़ अगर खाते हैं प्लांट से जो आपको डायरेक्टली मोड पर न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो उनको आप ब्रेक डाउन करते हैं, केटाबॉलिक करते हैं, डाइजेशन करते हैं। तो आप क्या करते हैं कि पॉलीसेक्राइड को भी ब्रेक करेंगे, मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड को भी ब्रेक करेंगे, और ब्रेक कहाँ कर देंगे? मोनोसेक्राइड में कर देंगे। मोनोसेक्राइड क्या है? ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, फ्रक्टोज है। ये पूरा प्रोसीजर हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग ही होता है, लेकिन उसका एक छोटा सा पार्ट है जिसे हम केटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। अब हम बात करते हैं अपने डाइजेशन के प्रोसेस के बारे में। यहाँ न्यूट्रिशन और डाइजेशन दोनों कोरिलेटेड है एक साथ। अब देखें आप, जब हम बात करते हैं डाइजेशन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर आप पढ़ रहे हैं, जब हम डाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो डाइजेशन आपका 2 से 3 चीज़ों से मिलकर बना है। कॉम्बिनेशन क्या है? एक आपके पास होती है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। फर्स्ट वन यू हैव एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल की अपनी एक लेंथ होती है। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? माउथ से स्टार्ट होगा और एनस पर जाकर खत्म होती है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट कहाँ से है, तो आप कहेंगे ये स्टार्ट होती है माउथ, ये होगी माउथ से स्टार्ट है, और ये एंड कहाँ होगी, तो आप कहेंगे एनस पर जाकर ये एंड हो जाती है। स्टूल जो एक्सक्रीट होता है, इसका जो एक्सक्रीशन होता है वो एनस से होता है, लेकिन जब आप फूड का इंटेक करते हैं तो माउथ से करते हैं, बक्कल कैविटी से करते हैं। अगर बात करें एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ कितनी है, तो आप इसकी लेंथ भी याद रख लें। इसकी लेंथ अगर हम मीटर में लें तो 9 मीटर, अगर हम फीट्स में लें तो 33 फीट कही जाती है। कुछ बुक्स में 32 फीट भी है, वो गलत है, याद रखेंगे 33 फीट इज एग्जैक्टली आंसर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो हम एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे। एलिमेंट्री कैनाल सेकंड पोर्शन क्या है? सेकंड पोर्शन में हमारे पास होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव एंड ग्लैंड्स। तो बिना डाइजेस्टिव ग्लैंड के आप डाइजेशन कर ही नहीं सकते, आपके पास डाइजेस्टिव ग्लैंड होना चाहिए, बिकॉज डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या करती है? जूसेस बाहर निकालती है, एंजाइम्स बाहर निकालती हैं। तो कुछ ग्लैंड्स के बारे में देख लें, जैसे सलाइवा तो सलाइवा का क्या होगा? सलाइवरी ग्लैंड। और अगर और भी देखें तो और भी हमारे पास है, जैसे आप कह सकते हैं स्टमक में होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्टमक में है आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड। और भी है, गैस्ट्रिक के बाद कौन है? लिवर होता है, याद रखें लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड के रूप में काउंट होता है, लेकिन एक्चुअल रोल प्ले नहीं करता कभी भी। तो याद रखें लिवर कभी भी डाइजेशन में रोल प्ले नहीं करता। क्यों? बिकॉज वो अपने अंदर से कोई एंजाइम निकालता नहीं है, बट डाइजेशन में बहुत पार्शियली रोल प्ले करता है। और लार्जेस्ट अपने आप में क्या होता है? दिस वन इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। सेकेंड वन लार्जेस्ट ग्लैंड इज कॉल्ड पेनक्रियास। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? पेनक्रियास, और दोनों बिल्कुल पास में होती हैं। सेकेंड वन यू हैव दी पेनक्रियास, एंड यू हैव इंटेस्टाइनल क्या? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। याद रखेंगे हमारे पास ये 5 to 6 टाइप ऑफ ग्लैंड्स हैं जो स्पेशली डाइजेस्टिव ग्लैंड में हम काउंट करते हैं। इसी के साथ एक पॉइंट और लिखेंगे, एक आपके पास होता है वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम आपको अभी बता दें। वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो अभी आपकी बॉडी में यूटिलाइजेशन नहीं है, या आप कहेंगे कि ये फंक्शन तो है, दिस वन इज फंक्शन, राइट, मतलब कोई पर्टिकुलर ऑर्गन है, लेकिन इसी के साथ दिस वन इज नॉट फंक्शनल, दिस इज नॉट फंक्शनल, ये फंक्शनल नहीं है। दिस वन इज नॉट वेस्टिजियल ऑर्गन मीन्स ऑर्गन विच इज फंक्शन बट नॉट फंक्शनिंग, दैट्स व्हाई वी कैन कॉल दिस वन इज नॉट फंक्शनल। तो फंक्शन और फंक्शनल में डिफरेंस है कि कोई ऑर्गन है तो फंक्शन है, लेकिन वो फंक्शनल है कि नहीं वो उसकी वर्किंग प्रोसेस पर बात होगी। तो जैसे आपकी बॉडी में अपेंडिक्स सेल्यूलोज का डाइजेस्ट नहीं करता है, तो इस वजह से आपको स्टोन होता है। स्टोन मीन्स जो स्टोन आप जानते होंगे जो कैल्शियम और
फॉस्फोरस और ऑक्सीलेट जिसे कहा जाता है उसका कॉम्बिनेशन होता है। इसको बहुत गहराई में हम बताएंगे। अभी क्या किया हमने, केवल डाइजेशन प्रोसेस में बाहर से देख लिया। अब हम एलिमेंट्री कैनाल के अकॉर्डिंग वन बाय वन स्टेप देख लेते हैं जिस पर रिलेटेड क्वेश्चन भी आया है। तो क्वेश्चन देख लें आप, आपसे पूछा गया क्या, एलिमेंट्री कैनाल, ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल है और इस एलिमेंट्री कैनाल के डायग्राम की हेल्प से आप वन बाय वन जितने भी ऑर्गन्स होते हैं सीक्वेंस से याद कर सकते हैं। तो सीक्वेंस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। यह आपका क्या है, यह आपका स्टमक है, दिस वन इज स्टमक, एंड ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, दिस वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है। और ठीक स्मॉल इंटेस्टाइन के सामने आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होती है और लार्ज इंटेस्टाइन के सामने आप देखते हैं कि यहाँ पर कोलन होता है और कोलन के एक पीस को हम वेलाई कहते हैं। और जैसे ही हम यहाँ बाहर जाते हैं तो हमारे पास यह दिस वन इज एनस एंड रेक्टम। अब हम क्या करें, वन बाय वन इनका नेमिंग कर लें। नेमिंग करने से हमें क्या होगा कि हमें सभी इजीली याद होंगी। ये क्या है आपका, ये माउथ है, इसे आप क्या कहेंगे, बक्कल और कैविटी, दिस वन इज बक्कल कैविटी, इसे आप बक्कल कैविटी कहेंगे। दिस वन इज योर्स बक्कल कैविटी। इतना पोर्शन होता है, इसे आप ओइसोफेगस कहते हैं, ओइसोफेगस, ओइसोफेगस नाम पर ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ओइसोफेगस। और बीच में आपके पास क्या है, स्टमक, दिस वन इज स्टमक। स्टमक के ठीक ऊपर आप देखें, यह आपके पास दिस वन इज लिवर, ये आपका लिवर है। और लिवर के ठीक नीचे आप देखें, ये आपका पेनक्रियाज है, दिस वन इज पेनक्रियाज। एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन वन मोर ऑल्सो, एक यहाँ होगा, इसे आप कहेंगे ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। एक आपके पास होगा, दिस वन इज जेजूनम। एक और आपके पास होगा जिसे आप कहेंगे इलिम, इलिम कहेंगे, इलिम। और इलियम के आगे यहाँ देखेंगे आप एक ऑर्गन होता है जिसे आप कहेंगे अपेंडिक्स। आपने सुना भी होगा कि किसी किसी का अपेंडिक्स का पेन होता है, वह क्यों होता है यह भी बताएंगे। अपेंडिक्स, अपेन और डिक्स, लेकिन एक्चुअल इसका नाम क्या है, वर्मीफॉर्म, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। आप याद रखें, अपेंडिक्स का एक्चुअल नाम होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स के ऊपर एक छोटा सा ऑर्गन होगा, उसे हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। यहीं पर आप देखेंगे एक और ऑर्गन होगा जिसे आप बोलते हैं सीकम, इसे हम कहेंगे सीकम। और ये जो कंप्लीट पोर्शन है इसमें आप देख पा रहे हैं, यह है आपके पास विलाय, इन्हें माइक्रोविलाय भी कह सकते हैं। और यहीं पर आप देखते हैं, दिस वन इज यू हैव कोलन, दिस वन इज कोलन, एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड रेक्टम, this one is rectum. At last point you have the anus, at last point you have the anus। इसे आप माइक्रो जरूर लिख लें, आप इसे माइक्रो लिख लें। आप गौर कीजिएगा कि अगर आप वन बाय वन सभी ऑर्गन्स को याद कर लेते हैं तो आप समझ लें कि ऑर्गन्स को वन बाय वन याद करने से इनके सीक्वेंस को भी याद कर पाएंगे। बिकॉज एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ड्यूडेनम, जेजुनम, इलिम, आपसे इसे पूछा गया ड्यूडेनम, जेजुनम, इलिम इन्हें एक सीक्वेंस में लगाना है। तो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलिम ऑलरेडी सीक्वेंस में होता है, लेकिन कभी कभार पूछ लेता है कि इसको लेंथ के सीक्वेंस में लगा दें, कभी पूछ लेता है कि इसको डाइजेशन के सीक्वेंस में लगा दें, कभी पूछ लेता है क्या ये एब्जॉर्प्शन करती हैं। तो क्वेश्चन बनाने के लिए तो बहुत बना सकते हैं, लेकिन पहले इनका सीक्वेंस पता होना चाहिए और वन बाय वन इनके बारे में डिटेलिंग आपको पता होना चाहिए। आप यहाँ पर टीथ भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर आप टीथ भी ऐड कर सकते हैं, टीथ भी ऐड कर लेंगे। और यहाँ पर आप एक और वर्ड ऐड कर लें जिसका नाम है फेरिनेक्स, दिस वन इज द फेरिनेक्स, मीन्स फूड पाइप की जो बात की जाती है। आप इसे ध्यान से देख लें तो उसमें क्या होगा कि आपको वन बाय वन जितने भी नाम हैं आपको याद होने चाहिए। बक्कल कैविटी, एंड यू हैव टीथ, एंड यू हैव फेरिनेक्स, एंड you have esophagus, stomach, then you have liver, then pancreas, duodenum, jejunum, ileum, vermiform appendix, cecum, and villi, colon and rectum you have। तो ये ऑर्गन के सीक्वेंस होते हैं। हम अभी क्या करेंगे, अभी हम वन बाय वन एक एक सीक्वेंस को समझ लेंगे। सबसे पहले आपके पास क्या है, फर्स्ट वन यू हैव बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। सो व्हाट इज द बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी क्या है, आप इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें। डायग्राम क्या है, आप बक्कल कैविटी कैसे कहेंगे, आप इसका डायग्राम बना लें जिससे आपको थोड़ा समझ में आए। ये जो आपके माउथ के अंदर होता है, दिस वन पोर्शन इज कॉल्ड द बक्कल कैविटी। यहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, डाइजेशन, डाइजेशन स्टार्ट। तो डाइजेशन स्टार्ट्स कहाँ से स्टार्ट होगा, तो आप कहेंगे बक्कल कैविटी स्टार्ट होता है। फर्स्ट पॉइंट। अब डाइजेशन में क्या है, तो आप कहेंगे बोलस होता है, क्या कहेंगे, बोलस। सो व्हाट इज बोलस, एक मडी प्रोडक्ट होता है। बोलस क्या है, मडी प्रोडक्ट है, मडी
प्रोडक्ट, दिस वन इज अ मडी प्रोडक्ट। कैसा होगा, इसे हम सेमी सॉलिड कहेंगे। दिस वन इज सेमी सॉलिड, ना तो ये लिक्विड है ना ये हार्ड है, इसे आप सेमी सॉलिड के फॉर्म में कहते हैं और इसे आप कहते हैं मडी प्रोडक्ट है, जिसे हम बोलस के नाम से जानते हैं। अब देखिए बोलस में क्या है, इसके पास म्यूकस है, इसके पास वाटर है, इसके पास सलाइवा, इट इज सलाइवा एंड इट हैज एंजाइम, इसके पास एंजाइम और लास्ट वन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर इसके पास NaCl जिसे हम सॉल्ट के रूप में जानते हैं, इसके पास सॉल्ट भी होते हैं। जब सबको आप कंबाइन कर लेंगे तो जब आप मान लीजिए खाना खाते हैं, जब फूड आप इंटेक करते हैं, तो फूड इंटेक करने के बाद आप च्युइंग करते हैं टीथ के माध्यम से, तो आपको क्या मिलता है, बोलस मिलता है। और बोलस अपने आप में क्या है, एक मडी प्रोडक्ट है। मडी प्रोडक्ट मीन्स सेमी सॉलिड प्रोडक्ट होता है, ना ये सॉलिड है ना ये लिक्विड है, लेकिन इसे सेमी सॉलिड या फिर मडी प्रोडक्ट कह सकते हैं। इसमें आपका म्यूकस, आपका वाटर, सलाइवा, एंजाइम और NaCl और इसी के साथ में इसमें फूड भी इन्वॉल्व होता है, बिकॉज आपको च्युइंग करना पड़ेगा, आपको ग्राइंड करना पड़ेगा, उसको दबाना पड़ेगा। तो ये सारे प्रोसीजर आपके बोलस बनाते हैं, कौन, बक्कल कैविटी के प्रेजेंस में। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।